चैप्टर 7 शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस में टॉपिक है फोरफीचर एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो सबसे पहले समझते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। व्हेनेवर एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हिज शेयर्स कैन बी फोरफिटेड बाय द कंपनी बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद 14 डेज टाइम पीरियड इज गिवन टू द डिफॉल्टर, यानी जिसने पैसे नहीं भरे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के, उसको टाइम दिया जा रहा है 14 डेज टाइम पीरियड। एंड आफ्टर दैट अगर वो फिर भी पैसे नहीं भर रहा है, देन हिज शेयर्स विल बी फोरफिटेड, हिज नेम इज कैंसल्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स एंड ही इज नो लॉन्गर शेयर होल्डर आफ्टर दैट। यानी ये शेयर कैंसलेशन की पूरी प्रोसीजर है। इसके लिए पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले कैपिटल कैंसिल हो रहा है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि जब शेयर इश्यू का प्रोसीजर है वो इश्यू में हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं शेयर्स, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। टू शेयर फोरफीचर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे दो पार्ट में अमाउंट है। पहले जो इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो है कॉल्ड अप अमाउंट। जिस स्टेज पे शेयर फोरफिट हो रहा है, मान लीजिए शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है 2 + 3 + 4 + 1, तो 2 + 3 5 + 4 9 + 1 10, यानी टोटल 10 रुपए की फेस वैल्यू 4 स्टेज पे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो अगर शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो रहा है तो 2 + 3 5 रुपए डेबिट होंगे। अगर वो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है तो 2 + 3 + 4 यानी 9 रुपीज डेबिट होंगे। और अगर वो फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है तो 2 + 3 + 4 + 1 यानी फुल फेस वैल्यू 10 रुपए डेबिट होंगे। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू टिल द स्टेज ऑफ फोरफीचर, कॉल्ड अप अमाउंट टिल द स्टेज ऑफ फोरफीचर, वो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। टू शेयर फोरफीचर एंड रिस्पेक्टिव स्टेजेस जो है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कहने का मतलब ये 3 स्टेज पे नॉट रिसीव्ड अमाउंट आएगी। ये तीनों अकाउंट आएंगे नॉट रिसीव्ड के लिए, यानी जो अमाउंट हमें नहीं मिला है, और जो मिल चुका है वो आएगा शेयर फोरफीचर में। फोरफिटेड अमाउंट है, शेयर फोरफीचर में आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर एंड टू रिस्पेक्टिव स्टेजेस लाइक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी? कॉल्ड अप वैल्यू टिल द स्टेज ऑफ फोरफीचर, यानी फोरफीचर जिस स्टेज पे हो रहा है वहां तक की कॉल्ड अप वैल्यू, जो रिस्पेक्टिव स्टेजेस है उसकी वैल्यू, और जो मिला है वो है शेयर फोरफीचर, यानी ड्यू, रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। जो ड्यू अमाउंट है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में, उसमें से रिसीव्ड है वो शेयर फोरफीचर में, और नॉट रिसीव्ड है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेजेस में। तो यहाँ पे हमने ये 10 रुपए का शेयर है, आफ्टर फाइनल कॉल फोरफिट हो रहा है, ऐसा सोच के हमने 10 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट किए। फिर अलॉटमेंट के 5 रुपए, फर्स्ट कॉल के 7 रुपए, 3 + 2 5, फर्स्ट कॉल के 7 रुपए और फाइनल कॉल के 6 रुपए, ये 3 अमाउंट हमें नहीं मिली। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज एक्सेस अमाउंट कलेक्टेड बाय द कंपनी ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, और ये तभी होता है जब कंपनी की गुडविल है मार्केट में, ज्यादा अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो रूल्स है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, इश्यू में ऑलवेज क्रेडिट विथ इक्विटी शेयर कैपिटल। जब इश्यू की एंट्री होती है और इश्यू की स्टेज पे जब भी प्रीमियम आता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है और कैपिटल के साथ। यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू ईएससी में, वहां पे एसपीआर आएगा, ईएस अलॉट टू ईएससी में, वहां पे टू एसपीआर होगा, ईएस फर्स्ट कॉल टू ईएससी टू एसपीआर, ईएस फाइनल कॉल टू ईएससी टू एसपीआर। यानी अगर हर एक स्टेज पे प्रीमियम है तो हर एक स्टेज पे कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, ये इश्यू के वक्त। अब फोरफीचर में जब नॉट रिसीव्ड में हो, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए का प्रीमियम है और फाइनल कॉल में 5 रुपए का प्रीमियम है। तो 2 + 3 + 5 टोटल 10 रुपए का प्रीमियम है, और अगर ये 3 स्टेज का पैसा नहीं आया है तो टोटल 10 रुपए का प्रीमियम कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा 10 रुपीज से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट करना है? पहली बात, अमाउंट इफ नॉट रिसीव्ड में हो। अगर ये नॉट रिसीव्ड के जो स्टेजेस है वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ही डेबिट होगा, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल, इश्यू में ऑलवेज क्रेडिट विथ कैपिटल, फोरफीचर में डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड। फोरफीचर में एसपीआर डेबिट होगा इफ नॉट रिसीव्ड, यानी नॉट रिसीव्ड वाला जो पार्ट है उसमें अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ही वो कैंसिल होने के लिए डेबिट होगा। एक और बात, नॉट रिसीव्ड की जो अमाउंट है, यहाँ पे हमने ईएस अलॉट, ईएस फर्स्ट कॉल और ईएस फाइनल कॉल लिखा है विद दैट एजम्पशन
कि जब भी रूटीन प्रोसेस में एंट्री हुई होगी वो रिसीव्ड अमाउंट से एंट्री हुई है। रिसीव्ड से एंट्री हुई है इसका मतलब जो अमाउंट नहीं मिला है टू दैट एक्सटेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अब तक क्लोज नहीं हुआ है, यानी उसमें सर्टेन पार्ट का अमाउंट बाकी है, उसके लिए हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेज पे क्रेडिट करेंगे, फोरफीचर में क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स की मेथड फॉलो की है, यानी हमने रिसीवेबल अमाउंट से एंट्री की है, लाइक बैंक कॉल्स इन एरियर्स 2 years अलॉटमेंट, बैंक कॉल्स इन एरियर्स 2 years फर्स्ट कॉल, बैंक कॉल्स इन एरियर्स 2 years फाइनल कॉल, अगर इस तरह से तीनों स्टेज की एंट्री की है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और उसका जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर हुआ है। इसलिए ये एंट्री में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 3 स्टेजेस सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एक साथ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो एक सेकेंडरी अप्रोच है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेज मेंशन कर सकते हैं या तो कॉल्स इन एरियर्स, डिपेंड करता है कि हमने आगे की एंट्री किस ट्रैक पे की है। अगर हमने बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल एंड बैंक टू फाइनल कॉल किया है, इसका मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड अब तक क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 years अलॉट, 2 years फर्स्ट एंड 2 years फाइनल कॉल होगा। बट अगर हमने बैंक कॉल्स इन एरियर्स 2 years अलॉट, बैंक कॉल्स इन एरियर्स 2 years फर्स्ट कॉल, बैंक कॉल्स इन एरियर्स 2 years फाइनल कॉल इस तरह से एंट्री की है, इसका मतलब हमने रिसीवेबल अमाउंट से एंट्री की है, इसका मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और उसमें से जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो एक साथ कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर हुआ है, तब जाके हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये दोनों अप्रोचेस को कंसिडर करके काम करेंगे आगे। इसके बाद री इश्यू की एंट्री है। जब फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू किया जाए तब किस तरह से एंट्री होगी, तो पहले री इश्यू आफ्टर फाइनल कॉल यानी ऑलवेज फुल्ली पेड अप। आफ्टर फाइनल कॉल जब भी शेयर्स री इश्यू होते हैं वो ऑलवेज फुल्ली पेड होते हैं, यानी फुल फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होती है। तो अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है और यहाँ पे 8 रुपए में री इश्यू हुआ है तो 2 रुपए शेयर फोरफीचर से लाए जाएंगे, इसलिए एंट्री होगी बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है न्यू शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ री इश्यू, लेकिन दिस 2 रुपीज विल बी क्लेम्ड फ्रॉम शेयर फोरफीचर। कहने के लिए वर्ड डिस्काउंट है लेकिन अकाउंट तो शेयर फोरफीचर डेबिट होगा। शेयर डिस्काउंट अकाउंट जैसा कभी अकाउंट आएगा नहीं, क्योंकि 2013 के अमेंडमेंट्स के बाद शेयर्स कैन बी इशूड with only 2 possibilities, at par and at premium. So shares cannot be originally issued at discount. इसलिए यहाँ पे जो डिस्काउंट वर्ड दिया जाता है री इशू में वो वर्ड डिस्काउंट है, लेकिन अकाउंट यूज होता है वो शेयर फोरफीचर, क्योंकि फोरफीचर की एंट्री में हम ऑलरेडी अमाउंट फोरफिट कर चुके हैं और उसमें से री इशू में न्यू शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए एंट्री होगी बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर लेस देन फेस वैल्यू हुआ, अगर मोर देन फेस वैल्यू यानी 10 रुपए का शेयर 10 से ज्यादा प्राइस पे 13 रुपीज पे री इशू हो रहा है तो एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कहने का मतलब यहाँ पे शेयर फोरफीचर नहीं आएगा क्योंकि मोर देन फेस वैल्यू चल रहा है और ये लेस देन फेस वैल्यू, इसलिए यहाँ शेयर फोरफीचर यूज होगा। तो शेयर फोरफीचर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी री इशू की एंट्री में एक साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अगर लेस देन फेस वैल्यू है तो शेयर फोरफीचर डेबिट होगा और अगर मोर देन फेस वैल्यू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के 3 रूल्स याद रखने हैं कि इश्यू में ऑलवेज क्रेडिट विद कैपिटल, फोरफीचर में डेबिटेड विद कैपिटल इफ नॉट रिसीव्ड। इफ नॉट रिसीव्ड, अगर नॉट रिसीव्ड में है तो ये एसपीआर कैंसिल होने के लिए डेबिट होगा। एंड थर्ड, एसपीआर विल बी क्रेडिटेड इन री इशू इफ शेयर्स आर री इशूड एट अ प्राइस हायर देन फेस वैल्यू। शेयर्स आर री इशूड एट अ प्राइस हायर देन फेस वैल्यू और हायर देन कॉल्ड अप वैल्यू। तो प्रीमियम इशू में क्रेडिट, फोरफीचर में डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, एंड री इशू में क्रेडिट if shares are reissued at a price higher than face value or higher than called up value। तो उसके लिए दूसरा एक स्टेज यहाँ पे लिया है कि भाई 7 रुपीज पेड अप हो, 7 रुपीज कॉल्ड अप हो, वो वाले शेयर्स अगर फोरफिट होकर री इशू हो रहे हैं 7 वाले शेयर, तो अब उसमें 2 ऑप्शन होंगे। अगर बिफोर फाइनल कॉल, ध्यान से समझना है, बिफोर फाइनल कॉल अगर शेयर्स री इशू हो रहे हैं तो उसमें 2 ऑप्शन है। एक तो जिस स्टेज पे फोरफिट हुए उस स्टेज तक की वैल्यू यानी कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू पे ही शेयर री इशू होंगे, या तो फुल्ली पेड अप या तो फुल्ली पेड अप, यानी टिल द स्टेज ऑफ फोरफीचर जितना कॉल्ड अप था उस प्राइस पे, या तो फुल्ली पेड अप। ये 2 ऑप्शन होते हैं बिफोर फाइनल कॉल री इशू में, बिफोर फाइनल कॉल री इशू में। तो हमने 7 रुपए वाला एक शेयर लिया है कि 7 के स्टेज पे फोरफिट हुआ है और अब री इशू में 7 रुपीज कॉल्ड अप पे ही चल रहे हैं। अगर वो री इशू 5 रुपए में हुआ है तो 2 रुपए फोरफीचर से आएंगे, बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर वो शेयर 9 रुपए में इशू हुआ है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपए एसपीआर में आएगा। लेकिन यहाँ शेयर 7 रुपए का ही है
री इश्यू की प्राइस यहाँ 5 रुपए है और यहाँ 9 रुपए है, 2 रुपए फोरफीचर से आएंगे, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे, बट शेयर पार्टली पेड ही री इश्यू है। पर दूसरा ऑप्शन है ये है कि शेयर्स फुल्ली पेड अप री इश्यू आफ्टर फाइनल कॉल, तो वो ऑलवेज फुल्ली पेड अप ही होता है, दूसरा कोई चांस ही नहीं है उसमें। लेकिन बिफोर फाइनल कॉल अगर शेयर री इश्यू हो रहा है तो वो तो या तो कॉल्ड अप वैल्यू जिस स्टेज पे फोरफिट हुआ है उस स्टेज पे, या तो फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप के केस में क्रेडिट वाला जो पार्ट है वो फिक्स करेंगे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन एडवांस। क्रेडिट वाले पार्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन एडवांस, 3 रुपए का कॉल एडवांस में आया। अगर ये 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में री इश्यू हुआ है तो शेयर फोरफीचर से 2 रुपए लिए जाएंगे, और अगर ये शेयर 10 रुपए वाला शेयर अगर 14 रुपीज में री इश्यू हुआ है तो 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा। कहने का मतलब अगर बिफोर फाइनल कॉल शेयर री इश्यू हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उतना आएगा, और अगर री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप है बिफोर फाइनल कॉल तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट भी आएगी। और लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कि बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ ऑल फोरफिटेड शेयर्स, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ ऑल फोरफिटेड शेयर्स इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए नेसेसरी वर्किंग नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये जो पहला क्वेश्चन है एचडी लिमिटेड, जिसमें 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें अमाउंट कॉल्ड है एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2, टोटल फेस वैल्यू 10 रुपए। अब हमें फोरफीचर के अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं। पहला स्टेज है, पहले तो शेयर होल्डर जो डिफॉल्टर है उसके 100 शेयर हैं, 100 शेयर है। इफ डिफॉल्टर एम फेल टू पे अलॉटमेंट, अगर उसने अलॉटमेंट नहीं भरा और उसके शेयर फोरफिट हुए तो हमें ईएससी में क्या डेबिट करना है, कॉल्ड अप अमाउंट। अगर अलॉटमेंट के बाद शेयर फोरफिट हुए तो एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3 टोटल 5 रुपए होते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 रुपए डेबिट होंगे। और टू शेयर फोरफीचर एंड टू ईएस अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक की ही वैल्यू आएगी, इसलिए टू ईएस अलॉटमेंट 100 शेयर पे 3 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला है, इसलिए 500 में से अगर 300 नहीं मिला है तो बाकी के 200 रुपए हमें मिल चुके हैं, इसलिए शेयर फोरफीचर में ये मिसिंग अमाउंट 200 रुपीज लिखेंगे। अगर शेयर फोरफिट हुए हैं आफ्टर फर्स्ट कॉल, मींस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी वो डिफॉल्टर ने 2 स्टेज का पैसा नहीं भरा, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इसका मतलब शेयर फोरफिट हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद, तो 2 + 3 + 3 टोटल 7, टोटल 8 रुपीज, 2 + 3 + 3 टोटल 8 रुपीज के स्टेज पे शेयर फोरफिट हो रहे हैं, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल 100 × 8 800 टू शेयर फोरफीचर फॉर अमाउंट रिसीव्ड टू ईएस अलॉटमेंट एंड ईएस फर्स्ट कॉल। 100 शेयर पे 3 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं आया है, 100 शेयर पे 3 रुपए का अलॉटमेंट नहीं आया है, ये दोनों स्टेज एलिमिनेट करेंगे 800 में से तो फोरफिटेड अमाउंट हमें मिलेगी 200 रुपए, शेयर फोरफीचर 200 रुपए। अगर थर्ड केस में हमें बोला गया है कि एम फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भर दिया है तो उसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है, यानी शेयर फोरफिट हो रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, यानी फुल फेस वैल्यू 2 + 3 + 3 + 2 यानी टोटल 10 रुपए, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 × 10 यानी 1000 रुपए डेबिट होंगे, फर्स्ट कॉल का 100 × 3 300 क्रेडिट होगा, फाइनल कॉल 100 × 2 200, यानी ये दो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, 1000 में से 500 नॉट रिसीव्ड है तो ऑब्वियसली रिमेनिंग 500 रुपीज रिसीव्ड एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डीबी लिमिटेड में एप्लीकेशन का 4 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज है। यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस है, जो 10,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स है उनको आउटराइट रिजेक्शन है, यानी कोई शेयर अलॉट नहीं हो रहा है, यानी वो 10,000 शेयर पे पैसे हमें रिफंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 15,000 शेयर को 15,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, यानी यहाँ 3:2 का प्रपोर्शन है, अप्लाइड 3 शेयर से अलॉटेड 2 शेयर से एक्सेस 1 शेयर है, तो जो एक्सेस शेयर्स है वो एक्सेस शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा रिटेन किया जाता है अलॉटमेंट के लिए, यही प्रो रेटा अलॉटमेंट है कि एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट विल बी रिटेन फॉर नेक्स्ट स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज। तो यहाँ पे 5,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया है वो हम अलॉटमेंट के लिए, ये 10,000 शेयर के अलॉटमेंट के लिए रिटेन करेंगे। उसके बाद फाइनल कॉल है, यहाँ पे 10,000 तीसरी कैटेगरी है, 10,000 शेयर का 10,000 शेयर का अलॉटमेंट है, यानी फुल अलॉटमेंट है, यानी यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं है। तो 3 पार्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, पहला है आउटराइट रिजेक्शन, इसका पैसा वापस करेंगे, दूसरा जिसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया जाएगा, और तीसरा है फुल अलॉटमेंट जिसमें कोई एक्सेस शेयर्स ही नहीं है, इसलिए वो पैसे आगे ट्रांसफर
नहीं होंगे। अब नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है, उसके साथ कैश बुक प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तो एंट्री जर्नल एंट्री का स्टेज है और ये कैश बुक बनाया गया है। अब जहां पे बैंक वाली एंट्री आएगी वो जर्नल एंट्री, यहाँ जर्नल के फॉर्मेट में नहीं आएगा, पर वो सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश बुक भी एक प्राइमरी बुक है, सब्सिडरी बुक है। इसलिए जर्नल में और कैश बुक में दो जगह हम बैंक की एंट्री नहीं कर सकते, नहीं तो डुप्लीकेशन होगा। इसलिए खास ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में कैश बुक पूछा हो तो बैंक की एंट्री सीधी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। तो पहली एंट्री आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिसके लिए ये कैश बुक में हमने डेबिट किया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 35,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है इंटू 4 रुपीज पर शेयर, 1,40,000 रुपीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब ये 1,40,000 में से ये जो 10,000 शेयर का आउटराइट रिजेक्शन है, उसका पैसा हमें वापस कर देना है। तो 4 रुपए बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 10,000 पे 4 रुपए यानी 40,000 रिफंड हो जाएंगे। अब जो बाकी बचे 1 लाख है, 1,40,000 में से 40,000 रिफंड कर दिए। अब जो 1 लाख बचे हैं उसमें से पहले जो शेयर हमें अलॉट करने 20,000 शेयर पे 4 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे, क्योंकि 20,000 शेयर अलॉटेड है और 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 4 80,000, और अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा शेयर जो प्रोरेटा वाला स्टेज है उसके 5,000 शेयर्स का 4 रुपया अलॉटमेंट में जाएगा, तो 20,000 आएगा टू ईएस अलॉटमेंट। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज का अलॉटमेंट, तो 40,000 ड्यू होगा। अब ये 40,000 में से 20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, 20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें मिलेगा बाकी का 20,000। इसके लिए एंट्री आएगी बैंक टू ईएस अलॉटमेंट, तो कैश बुक में आएगा टू ईएस अलॉटमेंट 20,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 40,000 रुपीज ड्यू होगा। और यहां पे एक डिफॉल्टर ने पैसा नहीं भरा है फर्स्ट कॉल के वक्त, तो फर्स्ट कॉल का 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, इसलिए फर्स्ट कॉल 19,500 इंटू 2 रुपीज, तो यहाँ पे 39,000 विल बी बैंक टू ईएस फर्स्ट कॉल, तो 39,000 आएगा टू ईएस फर्स्ट कॉल। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू होगा, अगेन 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 40,000। शेयर्स कम नहीं करने ड्यू करते वक्त, क्योंकि शेयर्स कैंसिल नहीं हुए। फर्स्ट कॉल किसी ने नहीं भरा है लेकिन शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, इसलिए सेम नंबर ऑफ शेयर्स पे फाइनल कॉल ड्यू होगा, 20,000 इंटू 2 40,000। और उसी डिफॉल्टर ने फाइनल कॉल भी नहीं भरा है, इसलिए बाकी के शेयर्स पे 19,500 पे फाइनल कॉल रिसीव, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 39,000। इसके बाद इसके शेयर्स की फोरफीचर की प्रोसेस है। तो फोरफीचर की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा फुल फेस वैल्यू से, क्योंकि फोरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल है, इसलिए 10 रुपए आएगा, 5,000 क्रेडिट डेबिट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। टू शेयर फोरफीचर टू ईएस फर्स्ट एंड टू ईएस फाइनल कॉल, 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं आए, 500 शेयर पे फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं आए, 1,000 रुपए 2,000 टोटल नॉट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड अमाउंट है 3,000 एंड इट विल बी फोरफिटेड, तो 3,000 रुपए फोरफिट होंगे। उसके बाद उसमें से 200 शेयर री इशू है, तो 200 शेयर की री इशू की एंट्री में री इशू का प्राइस 6 रुपीज का है, इसलिए 200 शेयर पे 6 रुपए में मिलेंगे, तो ये आएगा बैंक बुक कैश बुक में डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू 6 1,200 रुपए। ये जो रिसीव हुआ है वो कैश बुक में आएगा, और जो डिस्काउंट हमने दिया है वो शेयर फोरफीचर से क्लेम करेंगे, इसलिए शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 शेयर इंटू 4 रुपए, 200 शेयर इंटू 6 रुपीज बैंक में आएगा, और इंटू 4 करके यहाँ पे शेयर फोरफीचर में से जो क्लेम करेंगे वो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री में जर्नल के फॉर्मेट में आएगा। यानी टोटल 10 रुपए के शेयर में 6 रुपए लिए गए और 4 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। और लास्ट वाली एंट्री है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए याद ये रखना है कि बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर आफ्टर री इशू ऑफ ऑल फोरफिटेड शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन सारे शेयर्स री इशू हुए हो, तो अगर शेयर्स पार्टली री इशू है तो जो शेयर्स री इशू नहीं हुए उसके जो फोरफीचर की अमाउंट है उसको रिटेन करना होगा, ताकि उसको जब री इशू किया जाए तब डिस्काउंट दिया जा सके, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज अमाउंट ऑलरेडी फोरफिटेड, वो डिस्काउंट देना पड़ सकता है। इसलिए जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं उस पे जो अमाउंट फोरफिटेड है उसको रिटेन करना होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसके लिए हमने नोट बनाई है कि 500 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट 3,000 है, 500 पे 3,000 रुपए है, तो 200 पे फोरफिटेड अमाउंट कितनी होगी, तो 200 शेयर पे अमाउंट फोरफिटेड आएगी 1,200, 1,200 में हमने री इशू में 800 रुपए का यूज किया है, 1,200 was forfeited amount, 800 was used,
तो 400 इज द बैलेंस लेफ्ट ऑन री इशूड शेयर्स फॉर शेयर फॉरफीचर एंड इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, हेंस इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 200 शेयर पे, पहले 500 शेयर पे 3000 फॉरफिटेड थे, उसमें से 200 शेयर पे अमाउंट है 1200 में से हमने यूज किया है 800, इसलिए जो हमारे पास बच गया है वो प्रॉफिट है 400 का, सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट के लिए नोट्स टू अकाउंट, जिसमें शेयर कैपिटल, पहले तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें दो मेन टाइटल, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 सब्सिडियरी फॉर्मेट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इन शेयर होल्डर्स फंड अगेन 2 पार्टीशन, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। असेट्स के अंदर नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, जिसके लिए हम ये नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले ऑथोराइज कैपिटल, नो इन्फॉर्मेशन, इशूड कैपिटल इज 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो इशूड कैपिटल इज 2 लाख। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल के लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल के लिए हमें समझना है कि पहले हमने 20,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से 500 शेयर फॉरफिट कर दिए, उसमें से 200 वापस से री इशू कर दिए और 300 कैंसिल के कैंसिल रह गए, यानी अब जो नंबर ऑफ शेयर है वो 19,700 है। पहले 20,000 के इशू हुए थे, उसमें से 500 फॉरफिट हुए यानी कैंसिल हुए, और उसके बाद 200 री इशू हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर नाउ 19,700। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 19,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सो 1,97,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में कोई कैटेगरी में एक कैटेगरी में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ रहे, क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में 2 तरह के शेयर्स आते हैं, एक जिसपे पैसे मांगे पर मिले नहीं है और शेयर फॉरफिट करने बाकी है, और दूसरा जिसपे पैसे पूरे मंगाए ही नहीं है। ये 2 में से कोई भी कैटेगरी के शेयर्स यहाँ पे नहीं है। जो 19,700 शेयर्स है वो टोटली फुल्ली पेड अप है, इसलिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में अमाउंट आएगी 1,97,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में कोई अमाउंट नहीं है, डैश। और बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑन शेयर्स विच आर नॉट री इशूड। तो हमने 300 शेयर री इशू नहीं किए, अगर 500 शेयर पे 1200 रुपए, 500 शेयर पे 3,000 था, जिसमें से 200 शेयर पे 1200 रुपए अमाउंट है, 200 शेयर पे 1200 है, तो बाकी के 300 पे 1800 रुपए रिसीव्ड अमाउंट है, यानी 1800 इज फॉरफिटेड अमाउंट। तो ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है 300 शेयर पे जो हमने री इशू नहीं किए, वो सब्सक्राइब कैपिटल के साथ प्लस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, स्किप ना हो जाए, कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑन शेयर्स विच आर नॉट री इशूड, उसको याद करना है कैपिटल के साथ। इसलिए 1,97,000 प्लस 1,800, 1,98,800 इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नोट 1 के हिसाब से यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल में 1,98,800। उसके बाद सेकंड नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें हमने कोई रिजर्व क्रिएट किया हो, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया है 400 रुपीज से, तो वो जनरेट होगा यहाँ पे 400 रुपीज नोट 2 के हिसाब से। तो टोटल जो शेयर होल्डर्स फंड की अमाउंट है वो है 1,99,200। आफ्टर दैट नोट 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश बुक, उसकी अमाउंट है 1,99,200। तो एज पर कैश बुक थर्ड नोट के हिसाब से नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स का हिस्सा बनेगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,99,200, और बैलेंस शीट टैली होगी विद द सेम अमाउंट 1,99,200। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडी लिमिटेड, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, हर एक स्टेज पे 25 रुपए कॉल किए गए, 25 रुपीज। फाइनल कॉल अब तक ड्यू नहीं हुआ है, यानी शेयर 75 रुपीज की वैल्यू का रहेगा, और 400 शेयर पे किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, 400 शेयर पे किसी डिफॉल्टर ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, और उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट होके री इशू हो रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे हमें कैश बुक नहीं पूछा, इसलिए बैंक की एंट्री से शुरुआत होगी। पहली एंट्री आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिसमें 20,000 शेयर पे 25 रुपीज, 5 लाख रुपीज रिसीव्ड। दिस 5 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ईएस एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, सेम 20,000 शेयर्स पे 25 रुपीज, 5 लाख विल बी ड्यू फॉर अलॉटमेंट, ईएस अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट का स्टेज भी पूरा रिकवर हो गया, इसलिए बैंक टू ईएस अलॉटमेंट 5 लाख रुपए। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ईएस फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 25, 5 लाख ड्यू अमाउंट। और अब यहाँ पे 400 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसलिए बैंक यहाँ पे बैंक टू ईएस फर्स्ट कॉल ओनली ऑन 19,600 शेयर्स, 19,600 इंटू 25, सो अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल इज 4,90,000। इसके बाद इसका फॉरफीचर करना है, क्योंकि फाइनल कॉल अब तक ड्यू नहीं हुआ है,
तो शेयर विल बी फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो जहां तक का कॉल्ड अप है उतनी फेस वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 400 शेयर्स इंटू 75, क्योंकि हर स्टेज का 25 रुपया है, इसलिए फर्स्ट कॉल तक की अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट 75, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड 25 फर्स्ट कॉल, टोटल 75। इसलिए यहाँ पे डेबिट होगा 400 शेयर्स पे 75 रुपीज, 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में। और ईएस फर्स्ट कॉल में 400 शेयर पे 25 रुपए, जो फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड की अमाउंट आएगी यहाँ पे, वो सिर्फ ईएस फर्स्ट कॉल का है, इसलिए 2 ईएस फर्स्ट कॉल 400 शेयर्स 25,000 रुपीज आउट ऑफ 30,000। इफ 10,000 इज नॉट रिसीव्ड, 20,000 इज द रिसीव्ड अमाउंट। अब ये शेयर्स जो है 400 शेयर को 28,000 रुपीज में री इश्यू किया जा रहा है। हमें बोला गया है कि दिस फोरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड फॉर 28,000 रुपीज। नाउ शेयर्स की वैल्यू है 30,000, क्योंकि शेयर 75 का है और नंबर ऑफ शेयर 400 है। 30,000 के शेयर अगर 28,000 में री इश्यू हो रहे हैं, तो हमने 2,000 रुपए का उनको डिस्काउंट दिया है न्यू शेयर होल्डर को, और वो डिस्काउंट क्लेम होगा फ्रॉम शेयर फोरफिचर अकाउंट। एंड इफ आउट ऑफ 20,000 फोरफिटेड अमाउंट, if 2,000 is used for the purpose of reissue of shares, then remaining 18,000 is capital profit, and hence it will be transferred to capital reserve, and for that purpose last entry will be share forfeiture to capital reserve. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएल लिमिटेड। अब ये प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस है, और यहाँ पे हमें 3 अलग अलग कैटेगरी दी गई है। पहले तो हम स्प्लिट करते हैं अमाउंट, एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का 40, फर्स्ट कॉल का 20 एंड फाइनल कॉल का 10। इस तरह से टोटल 100 रुपीज की फेस वैल्यू है। प्रो रेटा अलॉटमेंट में फर्स्ट जो केस है उसमें 10,000 शेयर की एप्लीकेशन है, अलॉटेड 10,000 है, कुछ भी एक्सेस नहीं है, यानी फुल अलॉटमेंट है। सेकंड केस में 20,000 अप्लाइड है, उनको 15,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, यानी 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, जिसका पैसा अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी में बोला गया कि रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को 25,000। अब रिमेनिंग तो क्या हमारे पास 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो 10 और 20 निकल गए, तो अब रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑफ 30,000, और शेयर हमें टोटली अलॉट करने 50,000, इसमें से 25 अलॉट हो चुके हैं, तो लास्ट स्टेज का यहाँ पे अमाउंट भी आएगा 50,000। इस तरह से 30,000 शेयर की एप्लीकेंट्स को 25,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये कैटेगरी है 6:5 की, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 5,000 शेयर की है, जिसका पैसा अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया जाएगा, यानी अलॉटमेंट के वक्त उतना पैसा कम मिलेगा। तो पहली एंट्री है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 60,000 शेयर्स पे 30 रुपीज, 18 लैक्स, और 18 लैक्स में से इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर पे 30 रुपीज यानी 15 लाख ट्रांसफर होगा, और अलॉटमेंट में जो एक्सेस शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और 10,000 शेयर और उसका 30 रुपीज अलॉटमेंट में जाएगा। बहुत ध्यान रख के काम करना है, अलॉटमेंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर जो हो रहे हैं वो पैसे एप्लीकेशन के है, इसलिए लिखना ही यस अलॉटमेंट है, लेकिन अमाउंट आएगा एप्लीकेशन वाला, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए 2 ईयर्स अलॉटमेंट में ध्यान रखना है 30 रुपीज। स्टूडेंट्स एरर कमिट करते हैं कि 40 रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे, पर ध्यान ये रखना है कि एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 ईयर्स अलॉटमेंट पर जो पर शेयर अमाउंट है वो इस 10,000 शेयर पे 30 रुपीज का जो एप्लीकेशन का पैसा है वो जाएगा 3 लाख रुपीज। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे 40 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए ड्यू होंगे। ये जो फोर्थ एंट्री है बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि उसके लिए हमें नोट बनानी होगी। ये नोट तब बनेगी जब प्रोरेटा अलॉटमेंट का केस हो और प्रोरेटा की कैटेगरी में से कोई एक डिफॉल्टर अलॉटमेंट का पैसा ना भर रहा हो, अलॉटमेंट का पैसा ना भर रहा हो, तब हमें नोट की जरूरत पड़ेगी। तो जरा इसका इंपॉर्टेंट समझते हैं। पहले अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट की नोट है, तो पहले ड्यू अमाउंट कितना होगा, तो ड्यू किया है हमने 20 लाख रुपए, यहाँ पे 50,000 शेयर पे 40 रुपए, 20 लाख ड्यू होगा। उसमें रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के वक्त ऑलरेडी 3 लाख रुपए मिल चुके हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दिस डिफॉल्टर, कि डिफॉल्टर के पास से कितना पैसा नहीं आएगा, जिसके लिए एक और नोट बनाएंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर एक्स। तो उसका अप्लाइड अलॉटेड और एक्सेस का पहले तो प्रोरेटा का स्केल, तो हमें बोला गया है कि वो 20,000 वाली कैटेगरी का डिफॉल्टर है, यानी 4:3:1 का रेशियो है, यानी 4 शेयर अप्लाइड है, 3 अलॉटेड है, 1 एक्सेस है। खास ध्यान से ये चेक करना है कि डिफॉल्टर के लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं वो अप्लाइड शेयर्स है कि अलॉटेड शेयर्स है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें एक्सेस शेयर्स का पता चलेगा। तो बहुत ध्यान से अप्लाइड या अलॉटेड का केस चेक करना है। यहाँ पे हमें अप्लाइड बोला गया है,
अप्लाइड 2000 है तो उसके अलॉटेड 1500 हुए और एक्सेस उसके 500 हुए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 2000 इंटू 3/4 तो 1500 उसके अलॉटेड है और 500 शेयर उसके एक्सेस है। तो अब उसकी ड्यू अमाउंट कितनी होगी, तो उसके अलॉटेड शेयर्स 1500 है और पर शेयर अलॉटमेंट का 40 रुपया है, तो 1500 शेयर्स पे 40 के हिसाब से 60,000 ड्यू अमाउंट है और उसमें से उसकी एक्सेस एप्लीकेशन का 500 शेयर का 30 रुपए का एप्लीकेशन का पैसा यानी 15,000 कंपनी ने ऑलरेडी रिटेन किया हुआ है। 60,000 ड्यू था, उसमें से 15,000 ऑलरेडी रिटेन है, तो 45,000 उस डिफॉल्टर के पास से बाय वे ऑफ अलॉटमेंट हमें मिला नहीं है। तो 45,000 हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ड्यू अमाउंट 2 लाख, अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट टोटल 20 लाख रुपीस, उसमें से रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन 3 लाख एंड नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर 45,000, सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 16,55,000। तो इस तरह से नोट प्रिपेयर करके ये अमाउंट तक पहुंचना है। ये मोस्ट टेक्निकल पार्ट है और ये तभी आता है जब प्रो रेटा अलॉटमेंट हो और किसी डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट का पैसा ना भरा हो। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 50,000 इंटू 20, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने पे 10 लाख रुपए और उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करते वक्त वही डिफॉल्टर के 1500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आएगा, इसलिए 48,500 इंटू 20 तो 9,70,000 रिसीव। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे वही 50,000 शेयर्स पे, शेयर्स कैंसिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि अब तक फोरफिट नहीं हुए, तो फाइनल कॉल का 50,000 इंटू 10 5 लाख ड्यू और अगेन 1500 पे वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं आएगा, इसलिए बैंक टू ईएस फाइनल कॉल में 48,500 इंटू 10 रुपीज 4,85,000 विल बी रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल। उसके बाद फोरफीचर की एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू ईएस अलॉटमेंट टू ईएस फर्स्ट कॉल टू ईएस फाइनल कॉल। अब ध्यान से पहली बात तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी आएगी, शेयर्स 1500 है और शेयर फोरफिट हो रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, यानी फुल फेस वैल्यू टोटल 100 रुपीज आएगा, इसलिए 1500 इंटू 100 1,50,000 विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आपको क्रेडिट के पार्ट पहले भरने शुरू करने हैं, जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है वहां से नीचे से स्टार्ट करना है। तो टू ईएस फाइनल कॉल में 1500 शेयर पे 10 रुपए नहीं आए यानी 15,000 नहीं आए, और यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 1500 शेयर पे 20 रुपए यानी 30,000 नहीं आए, और अलॉटमेंट की जो स्टार एंट्री थी उसमें अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 45,000 ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं उस डिफॉल्टर का कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड 45,000, इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में माइनस भी किया था, वो 45,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और 1,50,000 में से ये नॉट रिसीव्ड के 3 अमाउंट माइनस कर दे तो हमें मिलेगा वो रिसीव्ड अमाउंट, और वो रिसीव्ड अमाउंट है 60,000। इसके बाद री इशू की एंट्री करनी है, तो री इशू में 1000 शेयर री इशू हो रहे हैं और 80 की प्राइस पे, ऑब्वियसली आफ्टर फाइनल कॉल जब भी शेयर री इशू होंगे ऑलवेज फुल्ली पेड अप होंगे, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,000 इंटू 100 यानी 1 लाख, और उसमें से बैंक में डेबिट होगा 1,000 इंटू 80 पर शेयर यानी 80,000, तो बाकी का शेयर फोरफीचर में से 20,000 यूज करेंगे। अब यहाँ पे सारे शेयर री इशू नहीं हुए, इसलिए जो री इशू नहीं हुए उसका फोरफीचर का अमाउंट रिटेन करना होगा, इसलिए हमें ट्रांसफर कितना करना है कैपिटल रिजर्व में, जिसके लिए एक और नोट प्रिपेयर होगी कि शेयर्स एंड अमाउंट फोरफिटेड। 1500 शेयर पे हमने 60,000 फोरफिट किए, 1500 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट 60,000 है, तो जो 1000 शेयर री इशू हुए उस पे फोरफिटेड अमाउंट कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1,000 इंटू 60,000 बाई 1500 से फोरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स री इशूड is 40,000. Out of 40,000, discount given on reissue is 20,000. So balance left is 20,000, and this 20,000 will be transferred to capital reserve by passing this entry share forfeiture to capital reserve. तो इस तरह से प्रो रेटा में ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसको कंसिडर करना है। एक क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी प्रो रेटा का देखा था उसमें ये नोट की जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉल्टर था उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा है। यहाँ पे भी पैसा यूज हुआ था, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज हुआ था, लेकिन यहाँ नोट की जरूरत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उस डिफॉल्टर ने सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा था। यहाँ सिचुएशन ये थी कि डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट के बाद से पैसे भरने बंद कर दिए थे, इसलिए ये नोट की जरूरत पड़ी कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट और उसके अंदर 3 पार्ट, ड्यू, रिसीव्ड विद एप्लीकेशन एंड नॉट रिसीव्ड, ये 2 माइनस करेंगे, और उसके लिए एक और नोट जिसके लिए वो डिफॉल्टर का अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस का कैलकुलेशन, और खास ध्यान से उसके नंबर ऑफ शेयर्स कंसीडर करना है कि वो अप्लाइड दिए गए कि अलॉटेड दिए गए। ऑन द बेसिस ये नोट, ये 4th एंट्री होगी, एंड देन फर्दर प्रोसीजर अबाउट
रिस्पेक्टिव कॉल्स, फोरफीचर, री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लिमिटेड में ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 शेयर और उसमें से इशू किया जा रहा है पब्लिक को 6,000 शेयर्स। दो तरह का इशू है यहाँ पे, एक इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश एंड सेकंड इज अदर देन कैश। एक तो प्लांट मशीन के लिए 4,000 शेयर इशू हो रहे हैं और दूसरा पब्लिक को 6,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें पूछा गया जर्नल एंट्री पास करनी है और कॉल्स इन एरियस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहली एंट्री होगी प्लांट एंड मशीन टू वेंडर्स 40,000 और फिर वेंडर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि 4,000 शेयर 10 का एक ऐसे इशू किए जा रहे हैं टूवर्ड्स द वेंडर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब इशू प्रोसीजर में हमें 6,000 शेयर इशू करने हैं, एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट का 1, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल अब तक ड्यू नहीं हुआ है, यानी हमें फर्स्ट कॉल तक जाना है। तो पहले बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,000 शेयर पे 3 रुपए 18,000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर होगा 18,000, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा 6,000 इंटू 1 रुपीज, तो ईएस अलॉट टू ईएससी 6,000। अब यहाँ पे हमें कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए पूछा गया है, इसलिए हम जो एंट्री है वो रिसीवेबल अमाउंट से करेंगे, रिसीव्ड से नहीं, रिसीवेबल से। अदरवाइज हम करते हैं बैंक टू ईएस अलॉटमेंट 5,600, बट यहाँ पे 6,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा और उसमें से 5,600 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, यानी 400 पे नहीं मिला है, तो 400 पे 1 रुपया कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। तो बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू ईएस अलॉटमेंट, ये एंट्री आएगी अलॉटमेंट रिसीव करते वक्त। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है ईएस फर्स्ट कॉल टू ईएससी 12,000 और उसमें भी बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू ईएस फर्स्ट कॉल 1,000 शेयर पे अब 2 रुपए रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि हमें बोला गया था कि पहले स्टेज पे 400 शेयर पे नहीं आए और दूसरे स्टेज पे 1,000 शेयर पे नहीं आए, तो 1,000 शेयर पे 2 रुपए यानी 2,000 नॉट रिसीव्ड। उसके बाद फोरफीचर करना है। अब फोरफीचर वो शेयर्स का करना है जिसपे सिर्फ 3 रुपए मिले, 3 रुपए मिले यानी जिसने सिर्फ एप्लीकेशन भरा है। तो एप्लीकेशन सिर्फ भरा है, वैसे सिर्फ यहाँ पे 400 शेयर है, इसका अमाउंट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स का था अलॉटमेंट का, यानी उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा भरा है, अलॉटमेंट के बाद से उसने पैसे भरने बंद कर दिए, वो 400 शेयर का ही फोरफीचर करना है। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2 शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में 400 इंटू 6 क्यों करेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू टिल द स्टेज ऑफ फर्स्ट कॉल, तो टिल द स्टेज ऑफ फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप वैल्यू इज 3 + 1 + 2 टोटल 6, इसलिए 6 रुपए डेबिट करेंगे। और 2 कॉल्स इन एरियर्स आएगा। यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव कॉल्स तब लिखते हैं, ईएस अलॉट, ईएस फर्स्ट कॉल और ईएस फाइनल कॉल तब लिखते हैं जब हमने कॉल्स इन एरियर्स की मेथड फॉलो ना की हो, यानी हमने वो अकाउंट ओपन रखे हो, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का अकाउंट ओपन रखा हो टू दैट एक्सटेंट ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तब जाके हम इस तरह से एंट्री करते हैं। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर हो गया हो तो एक साथ लमसम अमाउंट, जैसे यहाँ पे हमने अलॉटमेंट का पैसा भी कॉल्स इन एरियर्स में रखा था और जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था वो भी कॉल्स इन एरियर्स में गया था, यानी ईएस अलॉटमेंट और ईएस फर्स्ट कॉल ये दोनों अकाउंट यहाँ ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे, तो नॉट रिसीव्ड की अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में पड़ी है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 400 है और 2 स्टेज का पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 1 रुपया और 2 रुपया, टोटल 3 रुपया नहीं मिला है, इसलिए 2 यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स में 3 रुपीज के हिसाब से आएगा 1,200 रुपए। तो 2,400 ड्यू हुआ है, उसमें से 1,200 नहीं मिला है, इसलिए 1,200 रुपीज इज रिसीव्ड। और ये शेयर्स 400 शेयर्स को 6 रुपए वाला जो शेयर है उसको 4 रुपए में री इशू किया जा रहा है, इसलिए बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जो हमने डेबिट किया वही अमाउंट क्रेडिट होगा, कॉल्ड अप अमाउंट 6 रुपीज। री इशू का भाव 4 रुपया है, इसलिए 400 इंटू 4, तो बैंक में अमाउंट आएगा 1,600। 2,400 का शेयर 1,600 में री इशू किया, इसका मतलब 800 का डिस्काउंट दिया, 1,200 फोरफिटेड था, 800 का डिस्काउंट दिया, तो 400 रुपए ट्रांसफर होगा शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी। एट लास्ट हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पूछा गया है, तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए जिस स्टेज पे हमें पैसा नहीं मिला है, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो कॉल्स इन एरियर्स टू ईएस अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर्स में 400 डेबिट होगा टू ईएस अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है 2,000, तो कॉल्स इन एरियर्स में टू ईएस फर्स्ट कॉल 2,000, और फिर फोरफीचर के वक्त जो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट हुआ है 1,200, उसके लिए यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1,200, सो लास्ट में कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस बचेगा 1,200 रुपीज। तो इस तरह से ये प्रोसेस करनी है। ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर्स की मेथड यूज कर रहे हैं कि रिस्पेक्टिव कॉल की, और उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट फोरफीचर की एंट्री पे होगी।
अगर कॉल्स इन एरियर्स की मेथड से जा रहे हैं तो फोरफीचर की एंट्री में सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स आएगा, और अगर रिस्पेक्टिव कॉल से जा रहे हैं तो 2 ES अलॉटमेंट, 2 ES फर्स्ट कॉल, 2 ES फाइनल कॉल फॉर द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये रिस्पेक्टिव स्टेज को रिकॉर्ड किया जाएगा। थैंक यू।